Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज कोर्स को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ द एटम क्या होता है, उसके अलावा जो है हम डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और डिफरेंट थ्योरीज जो हैं डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी हैं वो देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि एटम जो है वो वर्ड ड्राइव किया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। वर्ड एटम जो है हमारे पास पॉइंट नंबर 1 अगर देखें, द वर्ड एटम इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला गया है। और एटम का मतलब होता है जिसको मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके, जिसको मज़ीद तोड़ा ना जा सके। इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। सबसे पहले मैटर को भी ज़रा सा देख लेते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो तो उसे मैटर कहते हैं। अब मैटर के जो है पूरी दुनिया जो है वो मैटर से बनी हुई है और हमारे पास पीरियडिक टेबल में भी जो मैटर के प्योरेस्ट फॉर्म्स मिलती हैं वो 118, जिनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो 118 एलिमेंट्स हैं और इनके छोटे से छोटे पार्टिकल्स जो हैं इनको हम एटम कहते थे। तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड थ्योरी, ठीक है बेटा, ओल्ड थ्योरी के मुताबिक इसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए वर्ड एटम यहाँ पे देख सकते हैं। बायो में और केमिस्ट्री में अगर एटम पहले आ जाए, टॉम का मतलब होता है कट करना, एटम यानी कि किसी को मीन्स के वो चीज़ जिसको डिवाइड ना कर सकें, तोड़ ना सकें। तो एटम मीन्स ऐसा पार्टिकल, ऐसी चीज़ जिसको मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके। तो वर्ड एटम जो है ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। कौन सा लफ्ज़ है? वो एटमोस है, एटमोस। ठीक है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। जिसका मतलब होता है क्या? इनडिविजिबल। तो ये सारा कुछ सबसे पहले बताने वाले कौन थे? ये हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर थे जिसका नाम डेमोक्रेटिस था। ये सारा कुछ जो मैंने आपको थ्योरी बताई कि एटम जो है एक इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्ट जिसको मज़ीद टुकड़ों में डिवाइड ना किया जा सके उसको एटम कहा जा रहा था। और ये थ्योरी किसने दी थी? ये सबसे पहले एक फ़िलोसोफर थे, ग्रीक फ़िलोसोफर डेमोक्रेटिस ने। अब डेमोक्रेटिस का ये यकीन था कि सारा जो मैटर है दैट ऑल द मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अब एक और बात आपको क्लियर बताता चलूँ कि बैच में स्टूडेंट्स जो हैं वो भी कह रहे हैं कि सर टेस्ट तो आती हैं हमारे पास किस चीज़ में? एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। आप एमसीक्यूज़ कवर करवाएं। तो बेटा एमसीक्यूज़ की फॉर्म में बिना कॉन्सेप्ट को कवर किए आप कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लो, पूरे बुक्स को एक बार कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर कर लो, फिर एमसीक्यूज़ जहाँ से भी आएगा आप कवर कर लो। अदरवाइज़ मैं आपको 3, 4, 5 हज़ार भी एमसीक्यूज़ तैयार करके पास्ट पेपर से एमसीक्यूज़ लेके उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ लेके आपको पढ़ा दूँ, लेकिन वो अगर एमसीक्यूज़ चेंज कर देंगे, घुमा फिरा के वर्डिंग चेंज कर देंगे इंग्लिश की, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए पहले बात तो है आपने इंग्लिश पे फोकस करना है ये, ताकि वर्डिंग अगर सवाल समझ में आ जाए, एमसीक्यूज़ आपको समझ में आ जाए कि पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट। इसी तरह से आप किसी भी एमसीक्यूज़ को क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ देयर इज़ नो यानी कि कोई भी ऐसा मीन्स के नहीं है कि मैं मैजिक करूं और आपको सारे एमसीक्यूज़ क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर करवाऊंगा आपको, ताकि चैप्टर क्लियर करवाऊंगा, ताकि जो है यहीं से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये बेसिक से हैं। ये बेटा स्टेप वाइज आपको जाना पड़ेगा, जैसे हमने भी जहाँ तक भी पहुँचे हैं कामयाबी स्टेप वाइज होती है, ना कि कोई फाइल मिल जाए, कोई बुक ऐसा मिल जाए सर मेहदी या कोई और सर हमें कोई बुक दे दे जिसको हम एमसीक्यूज़ जिसके रट के हम क्या कर जाएं, टेस्ट क्लियर कर जाएं, तो ऐसा कोई मैजिक नहीं होता। इफ़ यू हैव ज्वाइंड माय बैच फॉर दिस पर्पज यू कैन लीव एंड गेट योर फीस। ओके, डेमोक्रेटिस बिलीव दैट ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। डेमोक्रेटिस ने ये पहले ही बता दिया था, उसका बिलीव ये था कि मैटर कॉन्सिस्ट करता है। मैटर में आपको डिफाइन कर चुका हूँ, मैटर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कॉन्सिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, छोटे छोटे ना जिनको तोड़ ना सकते हैं उन पार्टिकल्स पे जो है वो मुश्तमिल है, जिसको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, एटम्स क्या है? मैटर का सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये तो डेमोक्रेटिस का था। ठीक है, डेमोक्रेटिस को हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है हम डिस्कस करेंगे एक और साइंटिस्ट थे हमारे पास जिसका नाम था जॉन डाल्टन। अब ये थे इंग्लिश स्कूल टीचर थे,
इंग्लिश स्कूल टीचर के साथ साथ ये केमिस्ट भी थे। इन्होंने बताया फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। एक ने फिलोसोफर ने तो अपनी फिलोसफी झाड़ दी, अपनी फिलोसफी झाड़ दी कि बेटा मैटर कंसिस्ट करता है, मैटर जो है एक छोटे पार्टिकल पे मुश्तमिल है जिसको मजीद नहीं तोड़ा जा सकता। ये तो फिलोसोफर डेमोक्रेटिस ने बता दिया। उसके बाद आते हैं एक इंग्लिश टीचर, केमिस्ट भी थे और इंग्लिश स्कूल टीचर भी थे। इसने FMT फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी FAT यानी कि फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी, जिसके मुताबिक ये कहता है कि ऑल एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स यानी कि मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म, ऑल एलिमेंट्स जो पीरियडिक टेबल में अरेंज होती है। पीरियडिक टेबल आप देखते हैं, पीरियडिक टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हमने एलिमेंट्स को क्या किया है, ग्रुप किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है ताकि सेम प्रॉपर्टीज वालों को सेम रख सकें, ठीक है बेटा। तो ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यानी कि छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स है जिनको हम एटम्स कहते हैं। अब डाल्टन का भी ये ख्याल था कि नो पार्टिकल स्मॉलर देन एटम एग्जिस्ट, स्मॉलर देन एटम से कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही पैसेज ऑफ द टाइम यानी कि टाइम गुजरता गया, नए तजुर्बात किए जाने लगे, उन्होंने दिखाया कि एटम जो है वो खुद से भी, यानी कि एटम तो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है लेकिन उससे भी जो है वो छोटे पार्टिकल्स हैं जिससे एटम जो है मिलके इवन स्मॉलर पार्टिकल, जिनको आज हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ये दो नाम दिए जाते हैं एटम्स के, छोटे पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक तो नाम ये है, दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो वो हैं हमारे पास जिनको नाम दिया जाता है बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम इनकी बारी बारी में अब देखेंगे इनकी डिस्कवरीज किस तरह से हुई। ये हैं सर जॉन मल्चर, और ऊपर जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही थी वो डेमोक्रेटिस थे, वो एक फिलोसोफर थे, उसके साथ साथ क्या फिलोसोफर थे और उन्होंने ये थ्योरी दी थी जो मैंने आपको बताया। ये उन्होंने फिलोसफी अपनी झाड़ दी थी, थ्योरी नहीं थी। थ्योरी जो थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी, ठीक है। ये भी 1906 की या 1906 से आगे की बात है, ठीक है। पुराने बुक्स में तो ईयर लिखा था लेकिन यहाँ पे ईयर नहीं लिखा इन्होंने। आ जाते हैं अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे। तो डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब जॉन डाल्टन की थ्योरी जो के थी कि नेचर ऑफ मैटर एग्जिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, बट जॉन डाल्टन की थ्योरी ने यह बताया कि नेचर ऑफ मैटर एग्जिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, के इंडिविजुअल वो भी इन्होंने ही सेम बात कह दी थी कि इंडिविजिबल है, इसे डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन 19th सेंचुरी में जो है तजुर्बात के बुनियाद पर साइंटिस्ट ने यह साबित किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जो था वो डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन, जो कि एम फ्राडे और विलियम क्रूक्स ने किया था डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से। फिर जे थॉमसन आ जाते हैं हमारे पास, जे थॉमसन आ जाते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया, ये यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को एम फ्राडे, माइकल फ्राडे और विलियम क्रूक्स ने, और जे थॉमसन ने जो है ये बताया, जे थॉमसन सेकेंड एटॉमिक पार्टिकल को, प्रोटॉन को इसने डिस्कवर किया, आइडेंटिफाई किया। और गोल्डस्टाइन ने किस और रदरफोर्ड ने किसको, सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन को इसने आइडेंटिफाई किया। और सॉरी ये जो है जे थॉमसन सेकेंड एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन वाज आइडेंटिफाइड बाय गोल्डस्टाइन इसने, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड बाय द थर्ड, ये दोनों इसमें। और थर्ड जो हमारे पास पार्टिकल था वो न्यूट्रॉन जो था वो चैडविक ने डिस्कवर किया था। दीज वर द थ्री मेन पॉइंट्स, ये तीनों मेन पॉइंट्स हैं, ये याद रख लें। 19th सेंचुरी में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की टावर्स एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर दिए गए। इलेक्ट्रॉन को एम फ्राडे और जो है विलियम क्रूक्स ने, जे थॉमसन ने, ठीक है, एंड जे थॉमसन ने ये किया। सेकंड पार्टिकल को फिर आइडेंटिफाई किया गोल्डस्टाइन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, थर्ड पार्टिकल को चैडविक ने, ठीक है। इसी तरह से अब इंडिविजुअली इनकी डिस्कवरी देखते हैं। हाँ, ये जो है तस्वीर दी गई है चैडविक की, जेम्स चैडविक भी आ चुके हैं हमारे पास मैदान में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट है। इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल, ये क्या है, लाइटेस्ट पार्टिकल है, इस पर नेगेटिव चार्ज होती है, और ये डिस्कवर किया गया था विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, कंप्लीट डिटेल आ जाती है। तो ये है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की डिटेल। इसमें हम जो है क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ते हैं यहाँ पे
अपार्टस जो इन्होंने यूज़ किया था लाइटेस्ट पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए इन्होंने जो अपार्टस यूज़ किया था उस अपार्टस का नाम था, ठीक है। अपार्टस यानी कि आला, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब नाम में एक अपार्टस को यूज़ किया गया था, जिसमें जो कि ग्लास ट्यूब था और इसमें फिट थे दो मेटल इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे जो कि कनेक्ट थे हाई वोल्टेज बैटरी या फिर हाई वोल्टेज सोर्स के साथ, और एक वैक्यूम पंप भी था, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब अंदर से बिल्कुल एवाक्यूएटेड यानी कि खाली था, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे और हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट था। इसमें लो प्रेशर गैस भी था 1 mmHg का, ठीक है। व्हेन हाई वोल्टेज करंट, जब यहाँ से करंट पास करवाया गया तो इलेक्ट्रोड्स ने क्या किया कि देना स्टिक ब्लूइश लाइट ओरिजिनेट होती है, एक ब्लूइश लाइट ओरिजिनेट होती है जो कि स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। कहाँ से? कैथोड से। अब बैटरी, ये कैथोड और एनोड क्या होते हैं ये भी समझेंगे, ठीक है। जिसने क्या किया, विच काज द ग्लो ऑफ अपोजिट साइड, जिसने ग्लो काज कर दिया कहाँ पे, एनोड पे, और इनको कैथोड रेज का नाम दे दिया गया क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आ रहे थे। तो अब डिस्चार्ज ट्यूब की हम पिक्चर देखेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब की पिक्चर देखेंगे तो ये सारा माजरा हमें क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब पे ये देखें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है डिस्चार्ज ट्यूब हमारा, ठीक है। दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब और यहाँ पे अंदर गैस फील्ड थी जिसका प्रेशर 1 mmHg था, 1 mmHg, ठीक है। 1 mmHg यानी कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर था। मरकरी Hg को बोलते हैं, Hg के सिंबल है, ये मरकरी के सिंबल है। और ये नेगेटिव एंड को आप हमेशा कैथोड बोलोगे और पॉजिटिव एंड जो होगा इसका बैटरी का या फिर इसका जहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स दोनों टर्मिनल फिट थे, ये दोनों टर्मिनल्स हैं, ठीक है। ये एनोड है। पॉजिटिव बैटरी पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हाई वोल्टेज के साथ क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया। एक वैक्यूम पंप भी लगाया गया। तो जैसे ही इन्होंने करंट छोड़ा, हाई वोल्टेज सोर्स छोड़ी, तो इनको क्या फील हुआ कि एक जो है स्टिक ब्लूइश लाइट ओरिजिनेट होती है यहाँ से, जो कि क्या करती है, एनोड की तरफ बढ़ती है। इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है बाद में, इनको जो है कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही है तो कैथोड रेज का नाम जो है इनको दे दिया जाता है, ठीक है। अब विलियम क्रोक्स का जो डिस्चार्ज ट्यूब था वो ये था। अब जे थॉमसन ने भी क्या किया कि इसको जस्टिफाई करते हुए मजीद कहा कि ये रेज जो हैं ये डिफ्लेक्ट हो रही हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ यानी कि एनोड की तरफ, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। जो कि क्या कर रही हैं, ये बता रही हैं कि दीज रेज पजेस नेगेटिव चार्ज, ये बता रही हैं कि इन पे नेगेटिव चार्ज है तभी तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। इसीलिए इनको नाम इलेक्ट्रॉन का दे दिया गया है। एंड इलेक्ट्रॉन वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैथोड एंड व्हेन कैथोड मटेरियल वाज चेंज्ड, अब कैथोड के मटेरियल को भी इन प्लेट जो है इलेक्ट्रोड्स को चेंज किया गया, तब भी ये सेम चीज़ देखने को मिली। इसीलिए क्या कर दिया गया कि इन्होंने कहा कि सारा मैटर जो है वो जो है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं जिन्होंने बताते हैं मज़ीद, जिसको हम प्रॉपर्टीज़ देख के इलेक्ट्रॉन की, बाद में आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी भी बताएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या है कैथोड रेज की, या फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। माय डिवाइस इज़ मेकिंग अ लिटिल बिट मिस्टेक। सो नंबर 1 पे जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन कैथोड से एनोड की तरफ। तो ये कैथोड से यानी कि नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, इसीलिए इनको कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब ये क्या करते हैं, शार्प शेडो प्रोड्यूस करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो कि इनके पाथ में रखा जाए, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। एंड कहाँ पे बेंड होते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, वहीं पे बेंड होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। रे अब स्ट्राइक विद द ग्लास, ये रेज जब स्ट्राइक करेंगी ग्लास के साथ या फिर अदर मटेरियल के साथ, तो ये क्या कर देंगी, ग्लो पैदा कर देंगी। और इनका चार्ज टू मास रेशियो भी, चार्ज टू मास रेशियो क्या है पार्टिकल का, वो है 1.7588 इंटू 10⁻8 कूलम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं तो ये भी आपने रखना है। अब ये नोट्स जो है आपको ताहयात यानी कि काम आ सकते हैं, ना कि सिर्फ
कोई एक पार्टिकुलर टेस्ट को निकालने के लिए, बल्कि जो भी टेस्ट हो आप इनको रिपीट करके, एक बार आपने परचेज कर लिए हैं तो एक बार जो है आप इनको ध्यान से सुने और इन्हें सेव करके रख भी सकते हैं। दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर, अब ये मैकेनिकल प्रेशर भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को मूवमेंट करवा सकते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी पजेस करते हैं। अब उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी को देखेंगे। जाहिर सी बात है, अब नेगेटिव चार्ज का कोई पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने नाम दिया कैथोड रेज, तो कोई पॉजिटिव चीज़ भी है। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को देखते हुए, पॉजिटिवली चार्ज, द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ये क्या है हमारे पास, ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने 1886 को। अब जॉर्ज थॉमसन ने इसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट भी किया था, क्योंकि साइंटिस्ट चेक करते, जो भी कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं तो चेक करवाते हैं, प्रेजेंट करवाने। हमारी तरह जल्दबाज नहीं है, किसी ने कोई चीज़ बना ली तो फ़ौरन से जाके हुकूमत को बता दिया और हुकूमत ने उसको उड़वा दिया। ठीक है, होता है ऐसे ही। यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी ऐसे ही कोई काम करता है तो उसको खराज तहसीन के मीन्स के पेश कर दी जाती है, उसको मार के फिर 21 तोपों का सलाम दे दिया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन की तरफ आएंगे यूजलेस बातों को छोड़ के। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स वर ऑब्जर्व्ड इन द सेम अपार्टस। इसको प्रोटॉन को स्टडी करने के लिए भी क्या यूज़ किया गया, सेम अपार्टस, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, और सेम अपार्टस का नाम कैथोड रे ट्यूब भी है। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब भी है और डिस्चार्ज ट्यूब भी है, ये नाम है। ठीक है, ये नाम है किसके, उस अपार्टस के, कैथोड रे ट्यूब या फिर डिस्चार्ज ट्यूब। और कहा जा रहा है ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने जो है क्या किया है, सेम अपार्टस यूज़ किया है। अब उस अपार्टस को आप कैथोड रे ट्यूब भी कह सकते हैं या डिस्चार्ज ट्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, और परफॉर्म्ड विद द कैथोड, जो जिससे कैथोड वाला जो यानी कि इलेक्ट्रॉन वाला जो तजुर्बा था परफॉर्म किया गया था। गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड, गोल्डस्टाइन ने क्या डिस्कवर किया, दैट नॉट ओनली नेगेटिव चार्ज कैथोड रेज, ना कि सिर्फ कैथोड बल्कि पॉजिटिवली चार्ज कैथोड चार्ज्ड रेज भी मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इसने कहा कि जब आप डिस्चार्ज ट्यूब में देख रहे हो कि कैथोड से एनोड की तरफ कोई चीज़ जा रही है, लेकिन एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ चीज़ जो है वो जा रही है, कुछ रेज जा रही हैं, तो वो मैंने डिस्कवर की हैं। दिस पॉजिटिव रेज पासिस थ्रू द होल्स ऑफ कैथोड। अब इसको यानी कि क्या कर दिया गया इस पर एक्सपेरिमेंट के लिए, अब कैथोड की साइड को परफोरेटेड बना दिया गया, यानी कि होल्स बना दिए। वर दीज स्ट्राइक विद द वाल्स ऑफ द गैस ट्यूब, वाल्स ऑफ द ट्यूब एंड कास्ट ग्लो टू द ट्यूब, ये आगे देखेंगे, और इनको फिर नाम दिया जाता है केनाल रेज यानी कि प्रोटॉन। अब जो है हम आगे देखते हैं केनाल रेज, ये डिस्कवरी कुछ इस तरह से की गई। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड को परफोरेटेड बना दिया, परफोरेटेड यानी कि इस तरह से करके, अब ये ज़्यादा हैवी हो जाता है, और अगर इसको करते हैं इस तरफ, ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। अब इसमें बीच में होल्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड में होल्स बने हुए हैं, तो ये पॉजिटिव रेज भी यहाँ से इसने बोला, ठीक है, कि निकल रही हैं। आप सिर्फ फोकस कर रहे हो एक चीज़ पे, इसने कहा कि कोई और चीज़ भी है जो कि यहाँ पे किसने कहा हमारे पास, ठीक है, गोल्डस्टाइन ने कहा कि ये, मैं इसको ज़रा सा छोटा करके यहाँ पे अब आपको समझाता हूँ। ये देखें, इसने कहा परफोरेटेड कैथोड। अब परफोरेटेड कैथोड इस तरह से, ठीक है, परफोरेटेड कैथोड यहाँ पे कुछ रेज इस तरह से भी आ रही हैं, और यहाँ पे रेड ग्लो वाल के साथ, ट्यूब के साथ, ठीक है, वाल्स ऑफ द ट्यूब के साथ क्या कर रही हैं, ग्लो पैदा कर रही हैं, जो कि रेड है, और इसको फिर केनाल रेज का नाम दे दिया है। सेम ही ट्यूब में ये सेम अपार्टस डिस्चार्ज ट्यूब, या फिर आप इसको कैथोड रेज ट्यूब भी बोल सकते हैं। और ये कैथोड यहाँ पे एनोड की साइड हो गई पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज की साइड, तो यहाँ पे इसको हमने कैथोड बोल दिया। अब इसको केनाल रेज का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से हैं। प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द केनाल रेज क्या हैं, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी कैथोड की तरफ क्या करेंगी, एनोड से कैथोड की तरफ आएंगी। पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, वो नेगेटिव थी इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। और शार्प शेडो ये भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट जो इनके यानी कि आगे रखा जाएगा,
उसके बाद है नेगेटिव चार्ज, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज थी, इस पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में टर्न करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ मास टू चार्ज टू मास रेशियो अगर देखें ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, तो ये मच स्मॉलर होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से, और ये वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द गैस, गैस की नेचर के हिसाब से जो है वो गैस जो ट्यूब में मौजूद थी उसके हिसाब से क्या करता है, वेरी करता है। उसके बाद जो हम बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम मोर देन, प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम, ये 1836 टाइम मोर है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। इसी तरह से दोनों चीज़ें डिफ्लेक्ट हो गई, तो अब न्यूट्रलाइजेशन के लिए एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं जिन्होंने क्या की, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को तरजीह दी। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, तो 1920 में जैसे रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया कि एटम मस्ट पजेस एन अदर न्यूट्रल पार्टिकल, इसमें न्यूट्रल पार्टिकल भी है और इक्विवेलेंट मास होगा इसका, किसका, प्रोटॉन के साथ इक्विवेलेंट होगा। फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम करना शुरू कर दिया न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर कि एटम जो है नेचुरली तौर पे तो न्यूट्रल है, ठीक है, तो इस पे चार्ज आ गई है नेगेटिव, जिसको हम आप कैथोड रेज बोल रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज भी आ गई है, पॉजिटिव पार्टिकल भी हमने ढूंढ लिया है जिसको हम बोल रहे हैं कैनाल रेज या फिर हम प्रोटॉन बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक इसको न्यूट्रल वाली प्रॉपर्टी तो हमें नहीं मिल रही, वो भी कोई चीज़ होगी, तो इसको डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो लग चुके होते हैं। तो जेम्स चैडविक पहले साइंटिस्ट होते हैं, 1932 में सक्सेसफुली डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। अब चैडविक ने क्या किया, चैडविक फाउंड दैट अल्फा पार्टिकल को जब इसने बेरिलियम के साथ बम्बार्ड करवाया, बेरिलियम प्लेट के साथ बम्बार्ड करवाया, तो कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशन जो थी वो निकली, बाहर निकली। अब चैडविक ने क्या समझा कि दीज रेडिएशन वर ड्यू टू मटीरियल पार्टिकल, इसने कहा कि कोई मटीरियल पार्टिकल है इसकी वजह से है, ठीक है, कंपेरेबल टू हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन के बराबर है, एटम, हाइड्रोजन एटम के बराबर है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है, वापस से समझा रहा हूँ, वापस से अब देखें इस लाइन को, समझें यहाँ से। चैडविक ने क्या फाउंड किया, जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया बेरिलियम प्लेट के साथ, तो इसको कुछ पेनिट्रेटिंग, अब पेनिट्रेट वर्ड का मतलब होता है घुस जाना, ऐसी रेडिएशन निकली जो किसी भी ऑब्जेक्ट में घुस रही थी, पेनिट्रेट कर रही थी, उसको पार कर रही थी, तो रेडिएशन निकली ऐसी बाहर, ठीक है। चैडविक ने सजेस्ट किया कि ये तो रेडिएशन जो है वो मटेरियल पार्टिकल की वजह से है, जिसका मास जो है वो लगभग बराबर है हमारे पास हाइड्रोजन एटम से, लेकिन इसके ऊपर चार्ज तो नहीं है, क्योंकि चार्ज वाले पार्टिकल दोनों डिस्कवर हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इसके ऊपर चार्ज नहीं है। अब दीज रेडिएशन आर कॉल्ड न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगी, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये यहाँ पे बेरिलियम और हाइड्रोजन, एंड देन हमारे पास ये डिस्कवरी जो है उसकी कंप्लीट जो है डिटेल यहाँ पे दिखाई दी है। अब न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को जब देखा जाए तो न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं, आप देख लें, यहाँ मुलाहिजा फरमाएं कि फंडामेंटल न्यूट्रॉन एज फंडामेंटल पार्ट ऑफ एन एटम, पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो ये। अब इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए हम यहाँ पे ज़रा सा पेन को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो प्रोटॉन हमारा और न्यूट्रॉन हमारा यहाँ पे मौजूद होता है न्यूक्लियस में, बाकी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ पे रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जाए तो ये हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स, नो चार्ज, और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ आलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन, एंड दीज पार्टिकल्स आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग इन मैटर, क्योंकि ये बहुत ही पेनिट्रेटिंग थे तभी तो डिस्कवर हुए थे। तो दिस वाज द कंप्लीट डिस्कवरी। आगे चलेंगे कुछ मज़ीद, जो कि यहाँ पे हाउ एटॉमिक नंबर, ये हमारे पास रिलेटेड विद द, अब इसको रिलेट किया जाता है एटॉमिक नंबर को किसके साथ, एटॉमिक नंबर को शो करते हैं Z से, एंड मास नंबर को A से। तो ये प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कैसे रिलेट है वो ज़रा आपको बताते चलो, और उसके बाद एटॉमिक नंबर और ये फंडामेंटल पार्टिकल जो है कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स में देख के आ चुके हैं कि एटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लेकिन बट इफ ऑल एटम्स हैव सेम फंडामेंटल पार्टिकल्स, जबकि सारे मैटर में क्या है, सारे एटम में ये सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हैं, तो वाई एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर
एलिमेंट, तो एक एलिमेंट के एटम और जो है एटम्स दूसरे से अलग क्यों है, ये भी क्वेश्चन जनरेट होता है। ठीक है, जबकि सारे जो हैं ये सेम मैटर हैं, सेम, ठीक है, क्या है, ऑल एटम्स हैव सेम फंडामेंटल पार्टिकल्स, सेम फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो एटम्स डिफरेंट क्यों हैं? जैसे कि कार्बन एटम इज डिफरेंट फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम because all atoms can be identified by their number of proton they can, therefore no two elements have the same number of proton। इसीलिए क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन दोनों डिफरेंट हैं, इनकी क्या होगी, इनमें एटम्स की तादाद, एटम्स की तादाद नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इनकी तादाद क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की तो ये दोनों मुख्तलिफ हैं। अब एटॉमिक नंबर को ज़रा सा देख लेते हैं, वो कुछ इस तरह से होगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, लेट मी मेक इट, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। एलिमेंट्स जो आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर से, अब जो हमारे पास मौजूदा पीरियडिक टेबल है तो एटॉमिक नंबर से हम इन्हें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के पास डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का, हीलियम का, इन सारों के, कार्बन के, ऑक्सीजन के डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं, तो इनके पास क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होंगे और एटॉमिक नंबर की मदद से ही हम इन्हें जानते हैं। बिकॉज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, चेंज है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर का मतलब होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो ये एक दूसरे से अलग होंगे। ये बात अब समझ में आ गई, जो कि ऊपर मैंने समझाई थी, तो अब एग्जाम्पल के साथ हो गई। ठीक है, in neutral atoms number of proton are equal to the number of electron। neutral electron atoms में क्या होगा, number of protons and number of electrons जो क्या होंगे, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। so then atomic number and also total number of electron outside nucleus, for example atomic number of carbon is 6, कार्बन का 6 है। it means that कार्बन में के एटम में 6 प्रोटॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर को Z से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर इज रिटन इन द सुपर सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट यानी कि नीचे की तरफ, सुपरस्क्रिप्ट यानी कि ऊपर की तरफ, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल सिंबल। अब जैसे कि यहाँ पे केमिकल सिंबल है, तो ये आप देख सकते हैं नीचे एग्जांपल के साथ, मैं आपको ये बड़ा करके यहाँ पे दिखाऊंगा ज़रा सा। तो ये देखें कार्बन 6 यानी कि ये देखें लिथियम, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन 1 है, और इसका मास राइट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, मास इसका इस साइड पे इस तरफ लिखा जाएगा। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी के साथ साथ मास नंबर को अगर देखें, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो बता रहा था, क्या बता रहा था, हमारे पास एटॉमिक नंबर बता रहा था, तो मास नंबर द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास मास नंबर, न्यूक्लियस में मौजूद, तो उसको बोलेंगे मास नंबर। अब इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सोडियम, अब एक मेटल है, सोडियम जो है एटम के 11 है इसका। अब सोडियम क्या है, सोडियम ये है। ठीक है, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका ये यहाँ पे लिखेंगे, इसका मास 23 है। ठीक है, मास नंबर 23 है, तो ये यहाँ पे रखेंगे। एंड मास नंबर 23 ये देखो यहाँ पे लिखेंगे। इट इंडिकेट्स दैट सोडियम एटम हैज़ 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। इसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि 12 ये 11 और 12 कितने हो गए हमारे पास, 23 आ जाएंगे। These the mass number is written as the superscript, ये भी on the left hand side of the chemical symbol, ये भी या left hand side पे लिख लें या right hand side पे लिख लें। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, पहले तो
दोनों एक ही साइड पे। पहले एटॉमिक नंबर भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, राइट हैंड साइड पे लिखा जाता था, अब लेफ्ट हैंड साइड पे अब न्यू रूल्स आ गए हैं, तो कुछ इस तरह से। थ्योरीज एंड द एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमारे पास क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिसमें से रदरफोर्ड का मॉडल भी है, जो कि लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में पेश किया था। इसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में इसने जो है वो इसके एक्सपेरिमेंट्स कुछ जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट ने इसने क्या किया, एक थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल ली, थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल ली, ये आप देख सकते हैं इधर, ये हमारे पास ड्राइंग बनाई हुई है उसकी। इसको एंड बम्बार्ड विथ अल्फा पार्टिकल्स, इसको क्या करवाया, अल्फा पार्टिकल्स के साथ बम्बार्ड करवाया, और ऑब्टेन्ड फ्रॉम आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक पोलिनियम, और क्या हासिल किया, बॉम्बार्ड इट विथ अल्फा पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अल्फा पार्टिकल जो कहाँ से लिया था इसने, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलिनियम से लिया था। These rays were scattered after passing through the foil। अब ये रेस जो हैं वो स्केटर्ड यानी कि फैल गई थी इस तरह से। अब कोई चीज़ जा रही है सीधी, किसी से टकराए जैसे रोशनी, ठीक है, वो इस तरह से स्केटर्ड हो जाती है। तो these rays were scattered after passing through the foil and examined on the zinc sulfide screen। अब ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, यहाँ पे देखा जा सकता है, और इस फॉइल पे जैसे गोल्ड फॉइल पे इसने टकराया तो ये क्या हो गई स्केटर्ड हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी एक्सपेरिमेंट कैसे गया ये अल्फा पार्टिकल का। तो ऑब्जर्वेशन इसने की, ऑब्जर्वेशन में इसने पाया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट, इसने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट पास्ट एंड अनडिफ्लेक्टेड सीधे सीधे गए थ्रू द शीट पे, एंड प्रोड्यूस्ड एलिमिनेशन, और रोशनी डाली जिंक सल्फेट स्क्रीन पे, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। कुछ जो है, ज़्यादातर ये जो है सीधे गुजर गए शीट में से। सपोज करें ये शीट है, शीट में से क्या कर गए, सीधे गुजर गए, लेकिन कुछ जो है वो ऐसे स्केटर्ड होके स्क्रीन की तरफ आ गए। ये इसके चारों तरफ स्क्रीन लगी हुई थी, ठीक है, चारों तरफ स्क्रीन लगी हुई थी। मोस्ट, ये देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट एंड डिफ्लेक्टेड थ्रू द शीट एंड पजेस्ड इल्यूमिनेशन, और रोशनी पैदा कर दी कहाँ पे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। ये जो स्क्रीन लगी हुई है, दिस इज द स्क्रीन जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाई है, ठीक है। स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू द गोल्ड शीट, ठीक है। अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 आउट ऑफ 8000, ठीक है, कुछ रिट्रेस्ड देयर पाथ, उन्होंने अपना रास्ता जो है रिट्रेस कर लिया। कंक्लूजन ये बनाता है, कंक्लूजन देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट का, इसने क्या बनाया, कंक्लूजन में देखते हैं क्या था। इसने कंक्लूजन ये कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसने कहा कि एटम्स जो है वो 2 पार्ट्स से मिलके बनता है। ये एटम है तो इसके 2 पार्ट्स हमने बना लिए, ठीक है। एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब ये है न्यूक्लियस जिसको मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, और बाकी जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। फिर क्या कहा, फिर इसने कहा कि कंक्लूजन में मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट लाइन एंड अनडिफ्लेक्टेड शो दैट मोस्ट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इज एम्प्टी। अब इसने कहा कि मेजॉरिटी जो है इसमें से पास हो रही है, या देखें यहाँ से कोई जाएगा तो पास हो जाएगा ना, मेजॉरिटी रेज पास हो रही हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है यहाँ पे। तो इसने कहा कि पास्ट स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं और अनडिफ्लेक्टेड हैं, इसका मतलब क्या है, मोस्ट वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड बाय एटम इज एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी है, खाली है एटम। अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एंड देयर डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट सेंटर ऑफ एटम, इसने कहा कि सेंटर जो कि न्यूक्लियस है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है। हमने कहा था कि यहाँ पे क्या मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे इसको ज़रा सा ब्लैक कर लेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसने न्यूक्लियस को क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज बता दिया, विद द नेम एज न्यूक्लियस। अब इसको नाम दे दिया न्यूक्लियस का, इस रीजन बीच वाले रीजन को इसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। द मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, अब मास जो है वो न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड है,
एंड इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में मौजूद हैं, जैसा कि मैंने बताया कि शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के आउटसाइड हैं, ये नेगेटिवली चार्ज जो हैं ऐसे रिवॉल्व करते हैं और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में मौजूद हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस में इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल्स में क्या कर रहे हैं, इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस रदरफोर्ड का यही कंक्लूजन था, इसने एक्सपेरिमेंट करके यही चीज़ें बताई जो कि मोस्ट आगे इम्पोर्टेंट साबित हुई दूसरे साइंटिस्ट के लिए। अब कंक्लूजन की ज़रा सा पिक देख लें यहाँ पे आप। ठीक है, कंक्लूजन की ज़रा सा पिक देख लें। कंक्लूजन गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट इस तरह से था, ये इसने पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है इसको बनाया, ये डिफ्लेक्टेड, इसने कहा कि मोस्ट ऑफ द क्या है ब्लैक बाउंस्ड बैक, डिफ्लेक्ट हो गई, लग के वापस चली आई, ज़्यादातर पास हो गई, इसका मतलब कि ये इम्पिटी है। ठीक है, ज़्यादातर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं तो इम्पिटी है, लेकिन कुछ जो है मास ज़्यादा कहाँ पे न्यूक्लियस में है। ठीक है, तो ये इसका जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट अभी बताया वो इसकी कंक्लूजन डिज़ाइनिंग की गई थी। आगे चलेंगे हम, आगे चलेंगे रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स, इसने जो बताया मॉड्यूल के वो कुछ इस तरह से हैं पोस्टुलेट्स। इसने बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस में मौजूद है। इंटायर मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, अब इसका मास पूरा कहाँ पे है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम में कंसंट्रेटेड है। ये पोस्टुलेट से पहला पोस्टुलेट ये था इसका। दूसरा पोस्टुलेट क्या था, न्यूक्लियस इज सराउंडेड, न्यूक्लियस से सराउंडेड है बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस, एक स्पेस है जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा जाता है। ये भी पॉइंट में ऊपर आपको बता आया हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, वो ऑर्बिटल्स में मिलेंगे इस तरह से रिवॉल्व करते हुए, जैसे कि यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ द ये वाला पार्ट यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते रहेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द, ये पॉइंट भी इसने बताई, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, सर्कुलर पाथ विद द हाई स्पीड और हाई वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रहे हैं, रदरफोर्ड ने बताया कि मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब दीज सर्कुलेटरी पाथ आर नाउन एज ऑर्बिटल्स, अब उनको ऑर्बिटल कहा जा रहा है। एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज, ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसीलिए क्या है, इक्वल है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, साइज क्या होगी यहाँ पे देख सकते हैं, वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑर्बिटल एटम। अब डिफेक्ट्स जो थे वो भी देख लें। डिफेक्ट्स कुछ इस तरह से थे, डिफेक्ट इसके थे कि रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम नहीं बताई कि स्टेबिलिटी क्या होगी। उसके बाद एटॉमिक मॉडल में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज सर्कुलर पाथ एंड इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली। इसने ये कहा कि जब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस में और सर्कुलर पाथ में, और इमिट एनर्जी कर रहे हैं कंटिन्यूसली। इमिट यानी कि कंटिन्यूसली ये एनर्जी निकाल रहे हैं, इनमें से कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस हो रही है। ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी अल्टीमेटली इट फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। अगर कोई चीज़ यहाँ पे मैं ड्रा करूँ, ठीक है, ये सपोज करें इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रह रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रही है तो एनर्जी ख़त्म हो सकती है और ये न्यूक्लियस में गिर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफेक्ट था इसका। ठीक है, दूसरा नंबर, इफ़ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी, इन्होंने कहा कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करते हैं, इमिट करते रहते हैं, तो देयर वुड बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बनना चाहिए। बट कंट्रास्ट इट वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम। जब इसमें लाइन स्पेक्ट्रम देखा गया एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स में, जब कोई कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली अगर ये लॉस कर रहा है तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 जो हैं डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। नील बोहर आ जाते हैं हमारे पास। अब ये है नील बोहर, इनका एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड का तो हमने देख लिया। 1913 में इन्होंने प्रपोज्ड किया अनदर एटॉमिक मॉडल, जिसको एटॉमिक मॉडल वाज डिफरेंट इन दिस मैनर, ये डिफरेंट था
इसने टू फोल्ड्स फर्स्ट रिमूव्ड बाय द रदरफोर्ड मॉडल एंड सेकंड एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। इसने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया और उसके डिफेक्ट को भी करेक्ट किया हाइड्रोजन एटम और क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक्स की मदद से। तो वो देखते हैं यहाँ पे ज़रा सा हम इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। पोस्टुलेट्स जो हैं इसके ये हैं जो कि हम स्टडी करने जा रहे हैं। पोस्टुलेट्स इसके ये थे कि नील बोर प्रपोज्ड फॉलोइंग: the atom has fixed orbital in which negatively charged electrons are revolving around the positively charged nucleus। ठीक है, इसने कहा कि फिक्स्ड ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के। ये तो सही बात है। दीज ऑर्बिटल्स पजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनमें कुछ एनर्जी होगी जिनको इनने शेल का नाम दे दिया, जिनको आप KLMN शेल्स कहते हैं। ठीक है, अब इन एनर्जी लेवल्स में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीगर के। अब ये नाम भी इंटीगर n इज इक्वल टू 1 2 3 के भी बराबर हो सकता है, जिसको आप क्वांटम नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर्स। दिस क्वांटम रेंज जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम न्यूक्लियस साइड वेयर n इज इक्वल टू 1 लोवेस्ट लेवल, 2 3 4 इसी तरह से एनर्जी लेवल इंक्रीज। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिटल्स। अगर ये पार्टिकुलर ऑर्बिटल्स में ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली, बट दे डू नॉट इमिट एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी इमिट नहीं कर रहे। ये किसने कहा? नील बोर ने कहा। रदरफोर्ड ने कहा था कि ये कंटिन्यूसली जो है एनर्जी जो है लॉस कर रहे हैं उसके थ्योरी के मुताबिक, उसके पोस्टुलेट्स के मुताबिक। व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल E1 टू हायर एनर्जी लेवल E2 एक्साइटेड स्टेट। यानी कि ये क्या करता है, अगर मैं शेल्स बनाऊं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये जब एनर्जी गेन करता है या कम करता है तो एक लेवल से दूसरी लेवल में जंप करता है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक फ्रॉम हायर, जब ये हायर से लोअर की तरफ आता है, ठीक है, टू लोअर लेवल इट इमिट्स एनर्जी। फिर क्या करता है, ये एनर्जी को इमिट करता है। द एमिशन और एब्जॉर्प्शन इज डिसकंटिन्यूस। ये इमिशन जो होगा यानी कि निकलना, एमिशन वर्ड का निकलना होता है, वर्ड का मतलब यहाँ एब्जॉर्ब करना एनर्जी का डिसकंटिन्यूस है। इन दिस फॉर्म एनर्जी पैक्ट कॉल्ड क्वांटम और फोटोन, और ये फोटोन क्वांटम और फोटोन की फॉर्म में होगी। ठीक है, ये क्या है? इन दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी, पैकेट की फॉर्म में, पैकेट की फॉर्म में होगी, जिसको आपको क्वांटम या फिर फोटोन कहेंगे। फिर को मैक्स प्लैंक से इसको फोटोन या क्वांटम नंबर से भी शो करते हैं। डिफरेंस ये है चेंज। ठीक है, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ हायर, ये इस तरह से डिफरेंस दिया गया है। ई क्या है? चेंज इन एनर्जी लेवल। ठीक है, E1 E2 एंड E1 एनर्जी लेवल यहाँ पे ये हमारे पास दिया गया है, विच इज इक्वल टू मैक्स प्लैंक। ठीक है, ये है क्या, इसको हैज द प्लैंक्स कांस्टेंट ये दिया गया। H को प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ये है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 एंड V इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और ये मैक्स प्लैंक। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको आप बोल सकते हैं। अब उसके बाद स्टेशनरी स्टेट में were present in those orbitals in which angular movement of electron would be integer multiple। ये कुछ इस तरह से आगे इक्वेशन दी गई है और ये हायर लेवल से लोअर लेवल तक कैसे आ गया वो भी हमने बता दिया है आपको। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर ज़्यादातर तो हमने दो पोस्टुलेट्स देखे हैं। एक तो हमने नील बोहर का देखा और रदरफोर्ड का देखा, और ज़्यादातर हमें समझ में आ चुका है, लेकिन हम मज़ीद देखेंगे जो कि है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब 900 में मैक्स प्लैंक प्रपोज, मैक्स प्लैंक ने जैसे कि क्वांटम नेचर यानी कि पैकेट्स की फॉर्म में, पैकेट की फॉर्म में ऊपर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कौन सी फॉर्म में? पैकेट्स की फॉर्म में। ऑफ रेडिएशन एंड एनर्जी इज फोटोन, एनर्जी इन अ फोटोन की फॉर्म में। E इज इक्वल टू HV, जहाँ पे एनर्जी एग्जिबिट करेगा E इज इक्वल टू HV, और ये H क्या हो गया हमारे पास? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, और ये H वही की फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, क्वांटम थ्योरी एक्सेप्ट्स बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन
1905 प्रपोज रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो कि फेमस इक्वेशन है किसकी, आइंस्टाइन की, इज इक्वल टू mc²। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 1913 में नील बोहर कंटिन्यू द यूज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर्स प्रिडिक्टेड एंड एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी वजह से इसने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन भी किया इस इक्वेशन की मदद से, जो कि आइंस्टाइन ने दी थी। ठीक है, अब उसके बाद आता है डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस। ये एक हाइपोथेसिस है जो कि डी ब्रोगली ने दिया था। ये 1923 में लुइस डी ब्रोगली ने दिया था। इसके मदद से वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट ऑल मैटर हैज पार्टिकल एज वेल एज, इसने कहा कि इसकी वेव नेचर भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इस इक्वेशन की मदद से लाइट की जो होगी वो वेव नेचर की फॉर्म में और फोटोन की फॉर्म में, ठीक है, ट्रेवल करती है। तो इसीलिए इसने ये हाइपोथेसिस भी दिया कि ऑल द मैटर हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, और सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको प्रूव भी किया। डी ब्रोगली कंबाइंड द आइंस्टाइन एंड प्लैंक्स इक्वेशन, दोनों को कंबाइन किया और आर्ग्यू किया। ठीक है, जहाँ पे ये इक्वेशन और एनर्जी इज इक्वल टू मैक्स प्लैंक की, जहाँ पे, और दूसरी इज इक्वल टू mc², जो कि मास और स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, mc², ये मैं आपको समझा के आ चुका हूँ। ये इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू, ये है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये है वेलोसिटी, और दूसरा इज इक्वल टू mc²। अब यहाँ पे mc² का मतलब ये होता है, ठीक है, मास और लाइट की स्पीड के स्क्वायर। ठीक है, तो इसको दोनों को डी ब्रोगली ने क्या किया, हाइपोथेसिस जो दिया कि दोनों नेचर है मैटर की ऑल मैटर जो भी है उसकी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो इसको, ये सिर्फ हाइपोथेसिस था, तो इसको प्रूव करने के लिए ये दोनों एक्सप्रेशंस थी। इसको इसने कुछ इस तरह से P इज इक्वल टू MC, इस तरह से इसको क्या किया, लेमडा H और P, इस तरह से इसको क्या किया। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह से इसने प्रूव किया। तो ये कुछ हाइपोथेसिस एंड फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जो कि क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जहाँ से उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स एंड द सब शेल्स। पहले शेल्स और सब शेल्स को समझ लेते हैं। न्यूक्लियस जो है सेंटर पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम एंड अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स का कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा सा देख लें। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ शेल है कि शेल हमारे पास, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, ऑर्बिटल्स भी। ठीक है, K, L, M, N, O, P एंड Q। ठीक है, एनर्जी लेवल्स आर शेल्स आर ऑर्बिटल्स आर पजेस पाथ्स ऑन व्हिच इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग। ये सारे पाथ्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये इनके शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, और आप कह सकते हैं कि ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, व्हिच शोन बाय N, जिनको N से शो किया जाता है, N से शो किया जाता है। जिसको नाम हम दें तो K, L, M, N, O, P एंड Q। क्वांटम का नंबर्स का अगर नाम दें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिस्पेक्टिवली। शेल हैव डिफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनमें डिफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनमें एनर्जी पजेस करती है फ्रॉम द अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये है एनर्जी लेवल्स फर्स्ट। अब ये NTS के टेस्ट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे, मैं इसको मिटा दूं पहले फिर हम इसको समझते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल इज K, इसमें लेस एनर्जी होगी। सेकेंड एनर्जी लेवल इज L। ठीक है, K फर्स्ट है, दूसरा एनर्जी लेवल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं L, उसमें क्या होगी, हैज मोर एनर्जी लेवल देन K। फिर आ जाता है थर्ड M, हैज मोर एनर्जी लेवल देन K, यानी कि ज्यादा होती जाएगी। अब इसमें से N में M में से ज्यादा होगी। ठीक है, फोर्थ इज N एंड हैज मोर एनर्जी लेवल देन K, L, M, इनसे ज्यादा होगी। फिफ्थ एनर्जी लेवल इज O और हैज मोर एनर्जी
देन के, एल, एम और एन में से सबसे एनर्जी लेवल्स ये क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, इनमें एनर्जी लेवल्स क्या होगी, ज़्यादा होगी जब ये इलेक्ट्रॉन एग्जिट करें। सब शेल्स की अगर बात करें, सब शेल यानी कि उन शेल्स के अंदर भी शेल्स, ऑर्बिटल्स, सब शेल्स, एक आ गए शेल्स, उसके अंदर भी क्या हो गए, मजीद शेल्स। ठीक है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो वो है SPDF, सब शेल्स। आपने कहा कि ये एक शेल बना दी, के, फिर M, फिर N, फिर Q, ऐसे। तो अब इसको अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर भी सब शेल्स हैं, छोटी शेल्स हैं, वो स्टडी कर रहे हैं अब हम। ठीक है, सब शेल्स। तो व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सब्सटेंस वर ऑब्जर्व्ड इन अ हाई पावर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जब स्पेक्ट्रम इनका निकाला तो हमें मिला कि कंसिस्ट ऑफ मोर लाइंस, के ये शेल्स भी मोर लाइंस से क्लोजली पैक्ड ईच अदर से मिले हुए हैं, जिनको जेमंड्स एंड स्टैक्स इफेक्ट भी कहा जाता है। दीज लाइंस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल में डिफरेंट इन एनर्जी बाय स्मॉल अमाउंट। वहां पे हमें मिला कि एक ही लाइन में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफर करती है, एनर्जी लेवल क्या करती है, डिफर करती है, वो सब शेल्स में आती है। दस मेन एनर्जी लेवल आर डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल्स, इसीलिए मेन एनर्जी लेवल्स को सब एनर्जी लेवल्स या सब शेल्स में डिवाइड किया गया है, जिसको सब शेल्स के नाम से भी जाना जाता है, सब एनर्जी लेवल्स या फिर सब शेल्स। When electrons are many in numbers in a shell, they show repulsion. जब वो ज्यादा होंगे वो रिपल्जन शो करेंगे। मेन शेल स्प्लिट्स इनटू सब शेल, फिर मेन शेल क्या कर जाता है, टूट जाता है, अपनी छोटी सी एक और बना जाता है, जिसको हम SPD और F सब शेल्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम M को ले लें, M शेल को ले लें, तो M शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं तो वो अपने आप को SP, ठीक है, D और F में मज़ीद डिवाइड कर देंगे, जिसको हम सब एनर्जी लेवल्स या सब शेल्स कहेंगे। तो K में क्या होगा, एनर्जी लेवल वैल्यूज़, वैल्यू N की। K में हमने कहा कि K सबसे पहले और लोवेस्ट एनर्जी है तो इसमें S, और फिर L है तो इसमें S और P, M में है SPD और N में SPDF आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ठीक है, अब ये की पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, डू यू नो वाले, वो आप खुद से अगर स्टडी कर लें तो इट विल बी गुड फॉर अस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स यहाँ पे दी गई है। ये कोई बड़ा मसला नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड शेल्स एंड द सब शेल्स। ये हो गई डेफिनेशन, समझ में आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करना है, तकसीम करना ऑर्बिटल्स में। ये जो हमारे पास M, L, K ये शेल्स दिए गए थे, इनमें इनके भी छोटे सब शेल्स में डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू द सम रूल्स, अकॉर्डिंग टू सम रूल्स नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करने वाला या डिस्ट्रीब्यूट करने वाला अमल। जनरली मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि है वो दी जाती है, ग्राउंड स्टेट में दी जाती है, विथ लेस एनर्जी लेवल फील्ड किए जाते हैं ऑर्डर टू द लोअर हायर एनर्जी लेवल। वो कुछ इस तरह से होंगे। हम आइसोटोप्स और अनदर कॉमन एप्लीकेशंस ये क्या हैं, तो ये कुछ देख सकते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट्स के, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, तो उसको आइसोटोप कहते हैं। ये सेम नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के, बट इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। अब एलिमेंट्स के सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ज़रा सी डिफरेंट हो सकती हैं, मास नंबर क्योंकि डिफरेंट है इसलिए। जैसे कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, हमारे पास 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैं, जिसको हम प्रोटियम भी कह सकते हैं, डिटोरियम भी कह सकते हैं, और ट्राइटियम भी रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का। आइसोटोप्स जान लिया, डेफिनेशन आपने जान ली कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेम एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर बट सेम होता है, बट मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, और इसी तरह से हाइड्रोजन के एटम हमने आइसोटोप्स देखे, आइसोटोप्स हाइड्रोजन में प्रोटियम, डिटोरियम एंड ट्राइटियम आ जाते हैं। उसके बाद आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम है, यूरेनियम के भी दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स यूरेनियम विद द 92 और मास इन नंबर 234 एंड 235 एंड 238 जो है ये इसके क्या है, यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। इसी तरह से आइसोटोप्स ऑफ कार्बन भी हैं, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं।